नमस्ते स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सैनिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, हम बात करें सजीव प्राणी जो होते हैं, तो सजीव प्राणियों के सजीवता के अनेक लक्षण होते हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, उपापचयी क्रियाएं हैं, वृद्धि है, जनन है। तो कहने का मतलब है जो सजीव होते हैं वो अनेक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। उनमें एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण लक्षण आता है उपापचयी क्रियाएं। उपापचयी क्रियाएं कहेंगे किसे कि जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ या सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का बनना, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचयी क्रियाएं। यानी कि सजीव होते हैं, उन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है उपापचयी क्रियाएं। और देखिए, उपापचयी क्रियाएं हैं, उनमें हम लें या तो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ या फिर सरल पदार्थ जुड़े और जटिल पदार्थ बन जाएं, तो जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ या सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ बने तो वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। और उपापचयी क्रियाओं के दौरान अनेक हानिकारक पदार्थ हैं वो जीव के अंदर बनते हैं, जिनको अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थ कहते हैं। तो इन अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना है वो उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो शरीर से अपशिष्टों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र। अब जिन संरचनाओं की सहायता से अपशिष्टों को शरीर से बाहर निष्कासित किया जाता है उनको उत्सर्जी अंग कहा जाता है। उन अंगों को क्या कहा जाएगा? उत्सर्जी अंग। तो देखिए, यहां हम बात करें, ले रहे थे, अपना टॉपिक था उत्सर्जन तंत्र। तो अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने या यूं कहें त्यागने, बाहर निकालने की व्यवस्था है, वो व्यवस्था क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र। और जो संरचना या जो अंग इसमें भाग लेते हैं, उत्सर्जन में सहायता करते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। जैसे अपने शरीर में हम लें तो CO2 है, CO2 का निष्कासन है वो किससे होता है? फेफड़ों से। तो अलग अलग अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालने की व्यवस्था होती है वो उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। हम बात कर रहे थे उपापचयी क्रियाएं। तो सरल पदार्थों से जटिल या जटिल से जो सरल पदार्थ बनते हैं वो प्रक्रिया उपापचयी क्रियाएं। तो व्यक्ति विशेष या प्राणी विशेष होता है, उसकी भोजन सामग्री या यूं कहें कि उपापचयी प्रक्रिया संचालित हो, इसके लिए वो अलग अलग पदार्थ ग्रहण करते रहते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो प्रोटीन की उपापचयी क्रियाओं के दौरान या प्रोटीन उपापचयी क्रियाओं के दौरान नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं। उन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। अगर उनको शरीर से बाहर नहीं निकाला जाए तो प्राणी विशेष की मृत्यु हो सकती है। इसलिए
एक निश्चित व्यवस्था है, प्रत्येक जीव विशेष में पाई जाती है। तो यहां हम लें प्रोटीन उपापचय के दौरान बनने वाले N2 या नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना या यूं कहें उत्सर्जित करना, बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। किसके दौरान? प्रोटीन उपापचय के दौरान क्या बनेंगे? नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनेंगे। उन नाइट्रोजनी अपशिष्टों को शरीर से बाहर निकालना है, वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और अपने शरीर में मनुष्य की हम बात करें तो मनुष्य में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए या उनका उत्सर्जन करने के लिए जो अपने अंदर संरचना होती है वो होती है वृक्क, किडनी या गुर्दे। यानी कि N2 अपशिष्टों को बाहर निकालने के लिए मनुष्य के अंदर क्या पाए जाते हैं? वृक्क या गुर्दे। देखिए N2 अपशिष्ट बने, उन N2 अपशिष्टों को यहाँ मनुष्य में यकृत है, यकृत के अंदर यूरिया बनेगा और वो यूरिया है वृक्क के अंतर्गत छन्नित होकर फिर मूत्र के द्वारा या मूत्र रूप में शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो प्रोटीन उपापचय के दौरान जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं उन नाइट्रोजनी अपशिष्टों के आधार पर या यूं कहें नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं उसके आधार पर प्राणी 3 प्रकार के होते हैं। उनमें देखिए कौन कौन से प्राणी हैं। तो N2 अपशिष्ट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। यानी कि प्रोटीन उपापचय के दौरान जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं वो हानिकारक पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। देखिए अब हम लेते हैं ये 3 प्रकार के N2 अपशिष्ट कौन कौन से। यानी कि N2 अपशिष्ट, नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार। एक तो कौन? अमोनिया, यानी N2 अपशिष्टों को किस रूप में निकालना? अमोनिया के रूप में। एक कौन? यूरिया और एक यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल ये 3 N2 अपशिष्ट थे।
उसमें हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, किसकी? अमोनिया। यानी कि नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में निकालना है, अमोनिया उत्सर्जन या अमोनिया उत्सर्जी कहलाएंगे। यानी कि वे प्राणी जो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं, अमोनिया के रूप में त्यागते हैं, उनको अमोनिया उत्सर्जी कहते हैं या अमोनोटेलिक। अमोनिया है अत्यंत विषैली होती है, परंतु ये जल में घुलनशील होती है, तो अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे अनेकों अस्थिल मछलियां हैं, जलीय प्राणी हैं, उभयचर वगैरह होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। क्या कहलाएगा? अमोनिया उत्सर्जी। यानी कि N2 अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में बाहर निकालना अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक प्राणी कहलाते हैं। अमोनिया के निष्कासन हेतु अधिक जल की आवश्यकता होती है। जैसे अनेकों प्राणी अम्ले, अस्थिल मछलियां, यानी कि ऐसी मछलियां जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, तो अस्थिल मछलियां हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को किस रूप में निकालती हैं? अमोनिया के रूप में। ऐसे ही जल स्थल दोनों पर पाए जाने वाले प्राणी हैं, उभयचर प्राणी हैं, वो जलीय प्राणी हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को किसके रूप में बाहर निकालते हैं? अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। तो देखिए एक अपशिष्ट तो कौन सा हो गया? अमोनिया। दूसरा अपशिष्ट की हम बात करें तो वो है यूरिया। कौन सा है? यूरिया। तो N2 अपशिष्टों को यूरिया के रूप में बाहर निकालना वो कहलाता है यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जी। यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जी। हम बात करें मनुष्य है, वो यूरिया उत्सर्जी प्राणी होता है। मनुष्य में यकृत के अंदर CO2 है, वो CO2 अमोनिया CO2 है, अमोनिया के साथ क्रिया करके फिर यूरिया का संश्लेषण करती है। तो यहाँ हम बात करें मनुष्य है, वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को किस रूप में बाहर निकालता है? यूरिया के रूप में। तो मनुष्य किस श्रेणी में आता है? यूरियोटेलिक या यूरिया उत्सर्जी। इसमें हम देखें जैसे स्तनधारी प्राणी। स्तनधारी प्राणी है, वो किस श्रेणी में आते हैं? यूरिया उत्सर्जी में आते हैं। लास्ट जो थर्ड बचता है, साथ ही हम बात करें यूरिया के निष्कासन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, लेकिन अपेक्षाकृत जल क्या चाहिए? कम चाहिए। थर्ड है वो है यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी। यूरिक अम्ल उत्सर्जी यानी कि तीसरा जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है वो होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी।
अनेक प्राणी जैसे सरीसृप है, मतलब छिपकलियाँ वगैरह हैं, पक्षी वर्ग वगैरह हैं, पक्षी हैं, उनमें नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिया की फॉर्म में निकाल कर यूरिक अम्ल के रूप में निकाला जाता है। यूरिक अम्ल है गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में उनको बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब N2 अपशिष्टों को यहाँ यूरिक अम्ल के रूप में निकाला जाता है। किसमें? सरीसृप और पक्षी वर्ग वगैरह हैं, उनमें नाइट्रोजनी अपशिष्टों को पेस्ट या गोलिकाओं के रूप में यूरिक अम्ल के रूप में उनको शरीर से बाहर निकाला जाता है, जिसको यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहा जाता है। यानी कि N2 अपशिष्टों को N2 अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में निकालना, यूरिक अम्ल के रूप में निकालना है, वो यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। देखिए इसमें हम बात करें, उदाहरण की हम बात करें, जैसे जितने भी सरीसृप हैं, छिपकलियाँ हैं, सांप वगैरह हैं, वो और पक्षी वर्ग है, वो नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निष्कासित करता है। तो देखिए नाइट्रोजन, या यूं कहें कि उपापचयी क्रियाओं के दौरान शरीर में जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। एक अमोनिया होती है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। तो भिन्न भिन्न प्राणी है, भिन्न भिन्न तरीके से इनको शरीर से बाहर निष्कासित कर देते हैं। तो N2 अपशिष्ट हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया रूप में निकालना है वो होता है अस्थिल मछलियां हैं, उनमें जलीय प्राणी है, उभयचर है, उनमें यूरिया है उत्सर्जी प्राणी देखने को मिलता है स्तनधारी, और ये पक्षी वर्ग है सरीसृप छिपकलियाँ वगैरह है, उनमें देखने को पाया जाता है। तो N2 अपशिष्टों के आधार पर प्राणी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी, यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब हम बात करते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की। देखिए मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है, या वो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में प्रमुख जो भूमिका होती है वो वृक्क की होती है, जो नेफ्रॉन से बने होते हैं या वृक्काणु से मिलकर बने होते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन कहलाती है। क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन। तो इसमें हम देखिए लेते हैं मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में
देखिए मानव उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। वृक्कों के ऊपर या वृक्क के ऊपर त्रिभुजाकार एक ग्रंथि स्थित होती है जिसको अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। फिर ये बायां वृक्क, दायां वृक्क, वृक्क का बाहर वाला पार्ट है या बाहर वाला भाग है वो कॉर्टेक्स या जिसको क्या भी कहेंगे वल्कुट। मतलब जो वृक्क होता है वो दो भागों में या दो क्षेत्रों में बटा होता है। बाहरी भाग वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला भाग मध्यांश या मेडुला कहलाता है। ये मेडुला या जिसको मध्यांश, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, थैलेनुमा बड़ी संरचना है मूत्राशय, मूत्र अवरोधिनी और ये वाला पार्ट है मूत्र मार्ग। ये वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा। वृक्क का अंदर दशा हुआ भाग है वो कहलाता है हाइलम। तो ये था मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए मानव के उत्सर्जन तंत्र की हम बात करें, मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जो संरचना होती है वो तो होती है वृक्क। दूसरी संरचना मूत्र वाहिनी। तीसरी जो संरचना यहां पाई जाती है वो होती है मूत्राशय। और चौथी जो संरचना है वो है मूत्र मार्ग। इसमें हम बात करें वृक्क। देखिए ये सेम के बीज के आकार के जो संरचना है वो वृक्क होती है। संख्या में एक जोड़ी या यूं कहें कि दो होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और ये वाले आमाशय से नीचे कशेरुक दंड के दोनों ओर ये स्थित होते हैं। संरचना की दृष्टि से वृक्क है उसके दो भाग होते हैं। बाहर वाला भाग है कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है, अंदर वाला भाग है वो मेडुला या ये मध्यांश कहलाता है। वृक्क का अंदर दशा हुआ भाग हाइलम कहलाता है, जहाँ से मूत्रवाहिनियाँ हैं वो निकलती हैं, साथ में धमनी वो निकलती हैं। तो देखिए संख्या में एक जोड़ी गुलाबी या लाल रंग के
सेम के बीज के आकार के, आमाशय से नीचे ये कशेरुक दंड यानी कि रीढ़ की हड्डी, कशेरुक दंड के दोनों ओर, पीछे की तरफ दोनों ओर स्थित होते हैं, यानी कि आमाशय से नीचे पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर क्या होंगे, स्थित होंगे। वृक्क के दो भाग, बाहर वाला भाग है वो तो कहलाएगा वलकुट, और अंदर वाला भाग है वो कहलाता है मध्यांश या मेंडुला। वृक्क का अंदर दशा भाग, ये वाला अंदर दशा हुआ भाग वो क्या कहलाता है, हाइलम। क्या कहलाएगा, हाइलम। वृक्क का निर्माण है लाखों नलिकाओं के द्वारा होता है, जिनको नेफ्रॉन कहते हैं या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। वृक्क का निर्माण है वो किससे होता है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के भी फिर पार्ट हो जाते हैं, जैसे ग्लोमेरुलस है या केशिका गुच्छ, फिर कुंडलित नलिकाएं आ जाती हैं, हेनले का लूप आ जाता है। तो नेफ्रॉन ये भाग है। फिर देखिए जिसमें अभिवाही धमनिका, अपवाही धमनिका है, वो रक्त को यहाँ तक पहुँचाने और ले जाने का कार्य करती हैं। वृक्क के अंदर यूरिया युक्त रक्त है उसका शोधन हो गया। फिर देखिए वहाँ से शोधन के बाद में जो निस्यंदन बन रहा है, क्षनिक पदार्थ बन रहा है, उनको लाने का जो कार्य करती है, मूत्र को वहनित करने का जो कार्य करती है, वो पतली नलिकाएं होती हैं एक जोड़ी रूप में, जिनको क्या कहा जाता है, मूत्र वाहिनी। क्या कहेंगे, मूत्रवाहिनी। लंबी नलिकाएं होती हैं और वो मूत्र को मूत्राशय के अंदर या मूत्र को वहनित करने का कार्य करती हैं। फिर देखिए उत्सर्जन तंत्र का अन्य पार्ट आ जाता है मूत्राशय। मूत्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां मूत्र को संग्रहित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। एक पेशीय संरचना है ये। साथ ही इसका नियंत्रण करने के लिए, इसको खुलने और बंद करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मूत्र अवरोधनी होती है। फिर मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है, तो वो पूरा पथ है वो मूत्र मार्ग का क्या करता है, निर्माण। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में देखिए एक पार्ट तो कौन सा हो गया, वृक्क। दूसरा पार्ट है वो हो गया मूत्रवाहिनी। तीसरा पार्ट है मूत्राशय, और फिर मूत्र मार्ग है, उसके द्वारा मूत्र को बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। मूत्र निर्माण में हम ले तो मूत्र निर्माण है वो 3 चरणों में, निस्यंदन मतलब अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पुनरावशोषण और श्रावण द्वारा होता है। तो अपने मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की ये संरचना होती है जिसमें ये पार्ट पाए जाते हैं, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। तो आज हमने उत्सर्जन क्या होता है या उत्सर्जन तंत्र क्या है, उपापचयी क्रियाओं के दौरान बनने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, जो हमने लिए 3 प्रकार के, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल लिए। फिर मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की संरचना का हमने अध्ययन किया। तो मनुष्य है यूरिया उत्सर्जी प्राणी होता है, मतलब यूरिया का उत्सर्जन करता है, और यहाँ यूरिया उत्सर्जन के लिए वृक्क पाए जाते हैं। तो ये हमने आज के उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।